नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में विधानसभा होने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है। और विपक्ष दलों के साथ-साथ सत्ता पक्ष ने भी अपने कार्यक्रमों, नीतियों के कील काँटे दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसी संबंध में चर्चा ये है कि सत्तासीन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो एक नई योजना लेके आ रहे हैं महिलाओं के लिए, जिसमें चर्चा ये है कि महिलाओं को 50,000 रुपए उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। सुनने में ऐसा आ रहा है कि 20,000 रुपए चुनाव से पहले दे दिए जाएंगे और 30,000 का वादा किया जाएगा कि 10-10,000 ये अगले महीनों में आपके खाते में आते रहेंगे नई सरकार बन जाने के बाद। चर्चा अगर ऐसी है और अगर ये लागू होता है तो ये सीधा-सीधा रेवड़ी बांटनिया होगा और चुनाव से पहले इस तरह की चीजों को, जो परंपरा नई शुरू की है, जिसका उदाहरण सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखने को बना, लाडली बहना योजना करके, उसके बाद महाराष्ट्र में और फिर बिहार में सीधे ट्रांसफर किए गए 10-10,000 रुपए महिलाओं के खाते में। और उसके बाद उसका असर पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां ममता बनर्जी सरकार ने भी 3,000 रुपए सीधे देने का वादा किया एक पेंशन योजना के तहत। अब ये परंपरा बन गई और ऐसा देखने में आ रहा है कि ये वोट हासिल करने का चुनाव से पहले लोग लुभावन वादे किए जाए और सीधे वोट को ट्रांसफर कराया जाए, इधर दिया जाए उधर लिया जाए। प्रथम दृष्टया ये सीधा यही लगता है हमारे लिए। हमारे साथ चर्चा में आज बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी नमस्कार। साथ हैं। स्वागत है विनय जी। आइए समझते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या है। आपने सुना होगा कि 50,000 की योजना बनाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश की सरकार है। कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए राजन जी, भारतीय जनता पार्टी हर वो शस्त्र अस्त्र इस्तेमाल करेगी यूपी को जीतने के लिए कि कोई भी उसको रोक टोक ना सके। इसीलिए 6 महीने पहले से ही शुरुआत ऐसी बात छेड़ दी गई है जिससे कि पूरे देश में चर्चा होने लगी है, क्योंकि यूपी का चुनाव केंद्र के चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में होती है, प्रधानमंत्री उसी पार्टी का हो जाता है, ऐसी अवधारणा लोगों में है। जैसा कि आपने कहा कि फ्रीबीज कह लीजिए या महिलाओं के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य अपने यहाँ महिलाओं और लड़कियों को कुछ सरकार से की तरफ से पैसा दिलवाते हैं। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में देखी गई और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, जो कि लगभग 20 साल तक सरकार में मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने लाडली बहना नाम का एक योजना बनाई। उसके तहत उन्होंने उसमें उनको पहले 1,500 की बात करी गई, बढ़ाते बढ़ाते उनका कहना था कि वो 2,500 तक ले जाएंगे। और कुछ दिनों तक भाजपा सरकार ने महिलाओं को दिया। लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखिए, मान लीजिए कि शुरुआती दौर में 25 लाख महिलाओं को वो दिया गया। धीरे धीरे घटते घटते उन्होंने अंदरूनी, जब सरकार बदली, मोहन यादव की सरकार बदली, तो ये उनमें राशनिंग होने लगी, मतलब छटनी शुरू हो गई। उसमें देखा गया जो आम जनता में महिलाएं थी उनकी कटिंग शुरू कर दी, छटनी शुरू कर दी और केवल भाजपा से रिलेटेड लोगों को ही अब वो लाडली बहना का लाभ मिल रहा है धीरे धीरे। मतलब ये एक तरीके से कह दीजिए कि गुड़ दिखा के पत्थर मारने वाली बात है। पहले आपको अपना वोट ले लिया, उसके बाद आप धीरे धीरे उनको, जब वो निराश्रित हो गए, जिनका कोई लाभ नहीं होता, तो उनको उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। ठीक इसी तर्ज पे आपने देखा कि महाराष्ट्र में किया, लाडकी बहना के नाम से उन्होंने स्कीम लॉन्च की और जैसे ही चुनाव जीते बाद में पता चलने लगा कि लाडकी बहना में भी पुरुषों के नाम अकाउंट में भी पैसा गया। वहां के जो वित्त मंत्री थे, अब तो रहे नहीं, अजीत पवार, उन्होंने एक बार खुलेआम कह दिया कि सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो पैसा दे सके। तो एक तरीके से यह है कि चुनाव जीत लिया
खेल खत्म, पैसा हजम वाली बात हो गई। बिहार का नमूना भी आपके सामने है कि 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन उनको 10-10 हजार रुपए देकर पेशगी देकर ये कहा गया कि आप 10,000 अभी लीजिए, बाकी 6 महीने के भीतर आपको 2 लाख रुपए रोजगार करने के लिए मिलेंगे। अब ये सोचिए कि 10,000 में आज के समय में कौन सा बिजनेस होता है, लेकिन राजनीतिक दल का तो फायदा हो गया ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, वहां पर बिहार में भी बन गई, पश्चिम बंगाल में भी बन गई, महाराष्ट्र में बन गई और मध्य प्रदेश में। अब उनको ये ब्रह्मास्त्र नजर आने लगा है कि यूपी में, जो कि इतना इम्पोर्टेंट प्रदेश है, वहां पे भी हम इसी स्कीम को लॉन्च करेंगे, भले ही इसके लिए हमें अमाउंट ज्यादा करना पड़े। देना पैसा नहीं है, इनको सिर्फ ये कहना है कि 20,000 रुपए हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको हम जी, सवाल मेरा ये है सर कि योगी की 2 टर्म सरकार है, तीसरा टर्म चल रहा है, तो 12 साल से, तीसरे टर्म के भी 2 साल हो गए, 12 साल से 2 साल क्या पूरा ही हो गया, तो अभी तक इन्होंने ये कर क्या रहे थे? ये अभी सब विपक्ष सवाल ये खड़ा कर रहा है, जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा कि ये अभी तक क्यों नहीं चला रहे थे 10 साल से, 12 साल से? अब चुनाव जब सिर पे, तो एकदम से ये योजना की क्या जरूरत पड़ गई? अभी तक क्या कर रहे थे? सब खुशहाल थी क्या महिलाएं? देखिए राजेंद्र जी, आपने भाजपा शासित राज्यों का अगर अवलोकन करें उनके 10-12 साल का, तो वहां पे ना तो शिक्षा का कोई एजेंडा रहता है, ना रोजगार का कोई एजेंडा रहता है, ना अर्थ विकास मतलब आर्थिक जो नीतियां है उस पर कोई विशेष चर्चा होती है। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जा रही है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। इनके साथ में सबसे बड़ी जो परेशानी की बात यह है कि अब इनके चेहरे से मुखौटा उतर चुका है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे प्रदेश सरकार का हो। सब जगह इनके बारे में धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि इनके जो एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और रोजगार जैसे विषय नहीं रहते हैं, जो कि एक तरीके से एक फंडामेंटल चीज है जो कि आम आदमी के जीने का मुद्दा बनता है। तो अब वहां पर ये बेईमानी से जीत जाते हैं। चुनाव आयोग इनके साथ में ही है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, सारी एजेंसियां इन्हीं के इशारे पे चल रही हैं। तो यही वजह है कि अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो 2024 का चुनाव ये हार चुके थे, लेकिन क्या करें, संवैधानिक संस्थाएं भी चुप रहती हैं, यहाँ तक कि आपके न्याय व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं वो पूरी तरीके से सरकार के आगे नतमस्तक हैं। अब सूर्यकांत जो कि सीजेआई हैं, उन्होंने चुनाव के पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जो धांधलियां हुई उन पे आंखें बंद कर ली, चुनाव आयोग को खुली छूट दे दी गई। तो ये सब चीजें हैं कि विपक्ष को ऑक्सीजन भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ये समझ लीजिए कि जांच एजेंसियां जब चुनाव आती हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के आसपास वो घेरा डाल देती हैं। तो चुनाव लड़े कि अपनी जिंदगी, सार्वजनिक जिंदगी जिए। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस तरह की योजनाओं पर किसी को अंकुश लगाने की जरूरत, कोई ना कोई तो अंकुश लगाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं भी बिल्कुल मृत प्राय हो गई हैं, वो न्याय नहीं कर पा रही हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो। वहां भी लोग अब बहुत से मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान ले लेता था और इस तरह की चीजों पे स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करता था, वो भी निष्क्रिय है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस तरह की परंपरा, पहले तो ये गलत है कि चुनाव से पहले रेवड़ी बांटनियां, जिसका मोदी जी खुद विरोध कर चुके हैं, और अब जहां उनकी सरकार है वहां खुलेआम इसका वो प्रयोग करते हैं और उनकी देखा देखा दूसरे लोग भी करते हैं। तो इस पे तो सीधे सीधे चुनाव आयोग या न्यायपालिका को ध्यान देना चाहिए। देखिए राजेंद्र जी, जिस तरीके का जो पद्धति चुनाव आयोग के कमिश्नरों की अपनाई जा रही है, उससे तो कभी नहीं लगता कि इस तरीके का कोई बदलाव आएगा कि सरकार की उसमें मनमानी ना चले। जब नौकर को तैनात कर रहा है अपने, वो मन पसंदीदा एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को वहां पे चीफ इलेक्शन कमीशन बना रहा है या कमिश्नर बना रहा है,
तो उसकी हिम्मत कैसे होगी कि अपने मालिक के खिलाफ जाकर, उनकी जो पार्टी है उसके खिलाफ जाकर कोई स्टैंड ले। तो ये समझ लीजिए, तो मालिक और नौकर का रिश्ता हो गया। सीजेआई जब तक रहते थे तब तक ये उम्मीद रहती थी कि हो सकता है कि अब की बार विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के पक्ष में कभी चला जाए। ये तो एक तरीके से अनवरत यही कार्यक्रम, यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो कभी भी विपक्ष का नेता का पसंदीदा अधिकारी तो कभी बन नहीं पाएगा। तो इन्होंने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा कानून लिया है जिससे कि ये रहे कि एक सरकार, एक प्रधानमंत्री रहेंगे, उनका खास मंत्री रहेगा, और तीसरा एक विपक्ष का। हमेशा 2-1 से मत में हार जाएगा विपक्ष। जी, जी। तो ये थे विनय गोयल, जिन्होंने बताया कि सरकारें चुनाव आने पर जो लोक लुभावन वादे करके और डायरेक्ट बेनिफिट देने का, जो पैसा ट्रांसफर करने का लॉलीपॉप देती हैं या योजना बनाती हैं या करती हैं, ये देखा जाए तो कहीं से उचित नहीं है। लेकिन इस पे रोक कैसे लगेगी? विनय जी ने सीधे-सीधे ये बताया कि जब चुनाव आयोग अपने मर्जी के माफिक चुन लिया गया, चुनाव आयुक्त का ही चुनाव सरकार ने अपनी मर्जी से कर लिया, तो वो योजना भी अपनी मर्जी से करते रहेंगे। तो इस तरह में लोकतंत्र का तो खात्मा समझिए, लोकतंत्र में कुठाराघात समझिए। कैसे ये इस पे संज्ञान अगर सुप्रीम कोर्ट लेता है तो वो भी चुप रहता है। तो जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों का हनन किया गया या उनको दबाया गया या उनको प्रभावित किया गया, उससे लगता है कि लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा खतरा सामने है। और चुनाव आते ही जब सत्ता पक्ष डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करने लगता है, वहीं विपक्ष के लोग भी तरह-तरह के, कहीं लैपटॉप, कहीं साइकिल, कहीं स्कूटी वितरण की बात करने लगते हैं। और आम आदमी की जो समस्या, जैसा कि आपने जिक्र किया कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवा, इन पे बात नहीं होती, महंगाई पे बात नहीं होती, और सिर्फ लोक लुभावन वादे करके या सीधे बेनिफिट देके सरकारें या पार्टियां सत्ता में आना चाहती हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा साइन नहीं है, अच्छा सिग्नल नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आप आए। फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।